Welcome again, young learners, to this part of the video series where we are completing Unit 3rd of Macroeconomics. आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के बारे में कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम किस तरीके से अटेन होता है। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज डिटर्मिनेशन, हाउ द इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड इन द इकोनॉमी। सो बेसिकली हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया है, अभी तक जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की है तो किया है कि इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जहाँ पर डिमांड सप्लाई के इक्वल होती है। बट जब हम बात करते हैं इकोनॉमी एज अ होल की, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू इकोनॉमी एज अ होल, और इसीलिए हम इसमें सिंगल कमोडिटी की डिमांड या सिंगल कमोडिटी की सप्लाई को नहीं लेते हैं। वी टेक द डिमांड एज एन एग्रीगेट डिमांड, दैट इज द डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्लान्ड बाय द कंज्यूमर्स एट वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम। सिमिलरली हम एग्रीगेट सप्लाई को लेते हैं बिकॉज वी आर कंसिडरिंग इकोनॉमी एज अ होल इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कि किस तरीके से इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन किया जाता है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई और द सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है या फिर सेविंग्स किसके इक्वल है, इनकम इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। किस तरीके से? सो बेसिकली जो इकोनॉमी है उसमें इक्विलिब्रियम किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। द इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। हम जानते हैं एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। C plus I is aggregate demand when there is no relationship with the rest of the world, that is the economy is closed economy and the government participation of final consumption expenditure is not there. And AS is represented as C plus S. हम जानते हैं एग्रीगेट डिमांड C plus I के इक्वल होती है, जबकि एग्रीगेट सप्लाई जो है C plus S के इक्वल होती है। यहाँ से हमने C को कैंसिल किया, we get I is equal to S. Hence we are having two approaches of equilibrium. Equilibrium की हमारे पास दो approaches आती हैं। पहली approach आती है ADAS approach and the second approach is savings and investment approach. तो हम देखेंगे आज के इस वीडियो में कि किस तरीके से इकोनॉमी अपने इक्विलिब्रियम को अटेन करती है। बेसिकली हमें इक्विलिब्रियम करते समय एक चीज़ को ध्यान रखना है कि इकोनॉमी में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब कि यदि लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, and if the employment level rises the income level will also rise. तो हमें ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है that there is no difference between output, employment and income. अब सबसे पहली अप्रोच हमारे पास आती है ADAS अप्रोच। हम जानते हैं, एक क्विक रिविजन ले लेते हैं कि भाई एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। Aggregate demand is the planned demand for all goods and services in the economy. इकोनॉमी में जो planned demand है सभी goods and services की, that is known as aggregate demand. Basically हम aggregate demand को symbolically represent करते हैं C plus I से। किससे represent करते हैं? C plus I से represent करते हैं। और थोड़ा सा recall करें, only for recall, the aggregate demand curve starts above the origin. ऊपर से स्टार्ट होता है बिकॉज इट हैज़ C plus I. I भी ऑटोनॉमस होता है, कंजम्पशन में भी ऑटोनॉमस का कुछ पार्ट होता है। इसीलिए यदि मैं एग्रीगेट डिमांड को y एक्सेस पर लूँ, इनकम को
एक्स एक्सिस पर लूँ, द एग्रीगेट डिमांड कर्व स्टार्ट्स अबव द ओरिजिन, ऊपर की तरफ मूव करती हुई स्ट्रेट लाइन कर्व है। सेकेंड हमारे पास इसके अंदर कॉन्सेप्ट है एग्रीगेट सप्लाई का। एग्रीगेट सप्लाई रिफर्स टू द एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि दिस इज द आउटपुट दैट इज प्लान्ड एट वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम। हमने किया हुआ है दैट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस S विच इज इक्वल टू Y, एंड दैट इज वाई कंपैरेटिवली इसी के सामने ले तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज an upward sloping curve shooting from origin and forming an angle of 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हुई ऊपर की तरफ मूव करती हुई लाइन है। तो ये दोनों कर्व्स हमें ध्यान रखने हैं। आगे हमारे पास आता है कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन किया जाता है। तो बेसिकली द इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड, यदि हम कर्व ड्रॉ करें, हमने अभी किया कि इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड वेयर AD इज इक्वल टू AS। कहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है? जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है। दैट मीन्स इट विल बी डिटरमाइंड एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ AD एंड AS। इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम विल बी determined at intersection of AD and AS curves, right? अभी हमने किया that aggregate demand curve is an upward sloping curve starting above the origin, origin से ऊपर से start होता है, so this is aggregate demand which is equal to C plus I। एंड अभी हमने किया कि एग्रीगेट जो सप्लाई कर्व है दैट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड शूट्स फ्रॉम हियर, तो दिस इज एग्रीगेट सप्लाई। ये हमारे पास क्या आता है? एग्रीगेट सप्लाई कर्व आ जाता है। दिस इज विद अस इज द एग्रीगेट सप्लाई कर्व विच इज इक्वल टू इनकम। किसके इक्वल है? इनकम के इक्वल है। ठीक है, हमने किया कि एग्रीगेट डिमांड शुड बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और हमें ये याद रखना है दिस फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। दिस इज इंटरसेक्टिंग हियर, सपोजिंगली आई हैव गिवन द पॉइंट नेम E। सो एट OY लेवल ऑफ इनकम, यहाँ पर लेवल ऑफ इनकम हमारे पास क्या है? OY। हमने बताया कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो एट पॉइंट E द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। इस केस में पॉइंट E पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, सो द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E। पॉइंट E पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है एट OY लेवल ऑफ इनकम। जब इनकम का लेवल क्या है? OY है। सो हमें ध्यान रखना है कि एट OY लेवल ऑफ इनकम द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E। सो दिस इज ADAS अप्रोच की किस तरीके से ADAS अप्रोच के अंडर इक्विलिब्रियम को अटेन किया जाता है। बट द क्वेश्चन बेसिकली डजंट एंड हियर। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा इलेबोरेटिवली पूछ लिया जाता है, व्हाट हैपन्स व्हेन AD इज लेस देन AS, हाउ डज द इकोनॉमी रीच टू इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि क्या हो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो या एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा हो। यदि हम अपने प्रीवियस डायग्राम को ही लें तो 2 मिनट के लिए इसी के अंदर देखते हैं। यदि हम ये वाला केस देखें तो इस केस में हम देख रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, जबकि इन दिस केस
the aggregate demand curve is above and that is why aggregate demand is greater than aggregate supply. बेसिकली कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम को अटेन करती है यदि इनमें से कोई भी एक कंडीशन हो। तो देखें व्हाट हैपन्स व्हेन AD इज लेस देन AS। सबसे पहले हम कर रहे हैं कि यदि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है तो क्या होता है, हाउ डज द इकोनॉमी रीच टू इक्विलिब्रियम, किस तरीके से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम तक पहुंचती है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक क्या बनाना होगा, डायग्राम बनाना होगा और उसी डायग्राम में हम इसे शो करते हुए चलेंगे। इनकम लाइन shoots from origin while we have the aggregate supply curve starting from above the origin। हमारे पास जो aggregate demand curve होगा वो क्या होगा, above the origin होगा। aggregate supply curve is an income line which forms an angle of 45 degree। x axis पर we take income, output and employment and here we are taking the aggregate डिमांड। यहाँ हमने ले लिया है एग्रीगेट डिमांड को, दिस इज आर y एक्सिस। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये कि क्या हो AD/AS से कम हो, AD/AS से कम हो, यानी कि हमारी कौन सी सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन है। आप देखेंगे इस केस में जो AD है AS से कम है, द लेवल ऑफ AD इज लेस देन AS। तो हमें बताना है कि किस तरीके से इकोनॉमी वापस पॉइंट E को अटेन करेगी। ठीक है, तो दिस इज अ सिचुएशन वेयर AD इज लेस देन AS। मार्क भी कर लेते हैं। देखिए, इफ द एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई देन इट शोज दैट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मोर देन द डिमांड और द एक्चुअल स्टॉक्स। यानी कि डिमांड यदि कम है तो इसका मतलब है कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या आउटपुट ज़्यादा है देन व्हाट द टोटल डिमांड इज, यानी कि एग्रीगेट डिमांड से कहीं ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस्ड है। दैट इज ड्यू टू विच देयर इज अनसोल्ड इन्वेंट्री इन द एंड। तो सीधी सी बात है, यदि आउटपुट planned output is greater than the demand, डिमांड से ज़्यादा होगा। सपोजिंगली आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है 100 यूनिट्स, डिमांड है केवल 70 यूनिट्स की, तो देयर विल बी अ सरप्लस इन द इकोनॉमी बाय 30 यूनिट्स। तो कितने यूनिट्स का सरप्लस होगा, 30 यूनिट्स का सरप्लस होगा, ड्यू टू विच देयर इज अनसोल्ड इन्वेंट्री इन द एंड। यानी कि साल के अंत में अनसोल्ड इन्वेंट्री होगी, वो जो 30 यूनिट्स है वो क्या है, अनसोल्ड इन्वेंट्री है। द प्रोड्यूसर सफर लॉसेस। सिंपल सी बात है, यदि माल बिना बिका रह जाएगा तो प्रोड्यूसर्स को लॉसेस होगी। टू क्लियर द अनसोल्ड इन्वेंट्री लेसर आउटपुट विल बी प्लान्ड इन द नेक्स्ट ईयर। अब पुराने स्टॉक को क्लियर करने के लिए, पिछले स्टॉक को क्लियर ऑफ करने के लिए द नेक्स्ट ईयर द प्रोड्यूसर्स विल प्लान लेसर इन्वेंट्री। कम आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे, लेसर आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द नेक्स्ट ईयर। यदि आउटपुट कम है तो एग्रीगेट सप्लाई भी कम होगी और एग्रीगेट सप्लाई जो है सपोजिंगली ये क्या होने लग गई, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। द लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई फॉल्स एंड द प्रोसेस ऑफ डिक्रीज इन आउटपुट कंटिन्यूज। और ये प्रोसेस जो है आउटपुट में कम होने का, एग्रीगेट सप्लाई में कम होने का चलता रहेगा जब तक कि पॉइंट E अटेन ना हो जाए। एंड द प्रोसेस ऑफ डिक्रीज इन आउटपुट कंटिन्यूज अनलेस AS इज इक्वल टू AD एट पॉइंट E। जब तक कि पॉइंट E पर AD और AS दोनों कर्व्स इक्वल ना हो जाए। तो हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है इकोनॉमी अपनी इक्विलिब्रियम को कैसे वापस अटेन करेगी। तो इन दिस सिचुएशन वी हैव टू राइट डाउन द सीरीज ऑफ द प्रोसेस, सीरीज ऑफ द multiplier of effects that will be taking place in the economy. Now the next question is
कि क्या हो यदि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, दैट मीन्स हाउ डज द इकोनॉमी रीच टू इक्विलिब्रियम व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS। तो देखें अगेन सबसे पहले हम इसके अंदर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। ऑन वाई एक्सिस वी टेक द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। वी नो कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व शूट्स फ्रॉम द ओरिजिन फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, जबकि हमारे पास जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है दैट स्टार्ट्स अबव द ओरिजिन, ऊपर से स्टार्ट होता है। So this is aggregate demand curve C plus I, and this is aggregate supply which is equal to Y output, right? E is the point of equilibrium at point OY. OY shows the level of income at which AS is equal to AD. वो लेवल है जहाँ पर AS और AD दोनों एक दूसरे के इक्वल है। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, then it shows the flow of goods and services as less than its demand। यानी कि ये शो करता है कि डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन आउटपुट जो है वो कम है। तो एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। सपोजिंगली एग्रीगेट डिमांड हैपन्स टू बी 150 यूनिट्स की है, जबकि एग्रीगेट सप्लाई हैपन्स टू बी ऑफ 100 यूनिट्स। तो ये क्या शो कर रहा है कि भाई डिमांड है 150 यूनिट्स की और एग्रीगेट जो सप्लाई है वो केवल है 100 यूनिट्स की। तो ये साफ शो कर रहा है कि अभी भी 50 यूनिट्स की डिमांड अनफुलफिल्ड है। यानी कि क्या शो कर रहा है कि 50 यूनिट्स की डिमांड अभी भी अनफुलफिल्ड है। ऐसे केसेस में जहाँ पर आपके पास ये आ रहा है दिस इज द पोर्शन विच शोज यू, ये वो पोर्शन है जो आपको शो करता है कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब 50 यूनिट्स की डिमांड अनफुलफिल्ड है। इट मीन्स दैट द एग्जिस्टिंग स्टॉक इज सोल्ड आउट। जो 100 यूनिट्स थी वो तो पूरी की पूरी सेल आउट हो जाएगी। And to rebuild the desired stock, the producers will plan more output in the next year। अब जो यूनिट सेल आउट हो गई हैं, 50 यूनिट्स की डिमांड अभी भी अनफुलफिल्ड है। इस 50 यूनिट्स की डिमांड को पूरा करने के लिए द प्रोड्यूसर्स विल प्लान मोर आउटपुट इन द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में वो ज़्यादा आउटपुट को प्लान करेंगे। मोर आउटपुट मीन्स मोर इनकम, ज़्यादा आउटपुट ज़्यादा इनकम और ज़्यादा एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट सप्लाई तब तक बढ़ेगी जब तक कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल नहीं हो जाते। एंड द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट कंटिन्यूज, यानी कि ये इंक्रीज इन आउटपुट तब तक चलता रहेगा जब तक कि AS इज इक्वल टू 80 एट पॉइंट E। E पॉइंट पर ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते, वेयर OY इज इक्विलिब्रियम आउटपुट। जहां पर इक्विलिब्रियम आउटपुट हमारे पास क्या है, OY है। तो क्वेश्चन कई बार 3 to 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, क्या हो AD/AS से ज़्यादा हो या क्या हो यदि AD/AS से कम हो। तो वी हैव टू नो द मैकेनिज्म टू रीच टू द इक्विलिब्रियम। अब हमारे पास सेकेंड अप्रोच आती है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। हम जानते हैं सेविंग इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन। बेसिकली यदि हम सेविंग कर्व्स को ड्रॉ करते हैं, सो इन दैट केस द सेविंग कर्व्स is a straight line basically moving upward, which shows as the level of income increases the savings also tend to increase। यहाँ negative saving, यहाँ saving is equal to 0 and यहाँ positive savings। Investment की बात करें तो investment is the change in the stock of capital over a period of time, generally 1 year। It is changes in the stock of capital during a period of time. It is expenditure made on the creation of new capital assets। Basically, investment वो जहाँ पर आप नई capital assets को create कर रहे हैं।
वो सपोजिंगली मेरे पास साल के शुरुआत में 2 मशीनें हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर आई एम हैविंग 5 मशीन्स, तो दैट मीन्स 3 मशीन्स में मैंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है. सो इन्वेस्टमेंट इज द क्रिएशन ऑफ कैपिटल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. द इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी. सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ही असेट क्रिएशन होगा और उतना ही प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी. इसका भी यदि हम कर्व रिकॉल करें तो मैंने आपको बताया था कि हम एज्यूम करते हैं कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑटोनॉमस है. और क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है, द कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. हॉरिजॉन्टल लाइन होगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, जिसका मतलब है कि इकोनॉमी में चाहे कोई भी लेवल ऑफ इनकम हो, द इन्वेस्टमेंट विल रिमेन कांस्टेंट. इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. अब बात करें कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन किया जाता है. हाउ डू वी अटेन द इक्विलिब्रियम. देखें अगेन, सबसे पहले हम कर्व्स को ड्रॉ करेंगे. एक्स एक्सिस पर हम लोग लेंगे इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, देयर इज नो डिफरेंस. वाई एक्सिस पर वी विल टेक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, राइट. द सेविंग कर्व स्टार्ट्स बिलो द ओरिजिन. नीचे से स्टार्ट होती हुई लाइन है showing this savings is equal to income, savings is equal to 0 and positive savings when income is that shows कि income is less than consumption. फिर हमारे पास आता है investment curve. The investment curve is a straight line parallel to x axis which shows कि सभी levels पर investment क्या है, constant है. जहाँ पर ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट होंगे, जैसा मैंने बताया था कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अकॉर्डिंग द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड वेयर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट और वेयर बोथ द कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर. तो जहाँ ये कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि एट OY savings is equal to income. This is the point of equilibrium. ये किसका पॉइंट है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, जहाँ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल है. दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एट OY. सो एट OY savings is equal to income, that is OY level of income is equilibrium level of income. अब अगेन हमारे पास क्वेश्चन उसी तरीके से आता है कि क्या हो यदि S is greater than I हो, या क्या हो यदि S is less than I हो. तो सबसे पहले हम दोनों पोर्शंस को देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस होंगी. यदि मैं ये वाला पोर्शन लूँ तो हम देख रहे हैं इसमें सेविंग कर्व ऊपर है, इन्वेस्टमेंट कर्व नीचे है. तो इसका मतलब है दिस पोर्शन इज व्हेन सेविंग्स इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट. यदि मैं दूसरा पोर्शन लूँ जहाँ पर यदि मैं इस पोर्शन को लेती हूँ तो इस केस में हम देख रहे हैं कि in this case the saving curve is below the investment curve. So in this case the saving is less than investment. यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल है. अगेन क्वेश्चन आएगा कि what happens when savings is greater than investment, how does the economy reach to equilibrium. किस तरीके से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम को अटेन करती है. तो इसी को अगेन डायग्रामेटिकली शो करेंगे और साथ साथ लिखते भी चलेंगे. तो अगेन सबसे पहले हम कर्व्स को ड्रॉ कर लेंगे. वी विल ड्रॉ द कर्व्स फर्स्ट. द सेविंग कर्व इज this curve, it starts below the origin. Saving curve, on x-axis we will take income, employment and output. On y-axis we will take savings and investment. Then saving curve has been drawn. Now we are moving towards the investment curve. This is
investment curve which is a straight line parallel to x-axis. At point E, OY level shows the equilibrium level of income in the economy. अब सबसे पहले हमारे पास केस आता है क्या हो जब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो, यानी कि ये वाला केस जहाँ पर सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। किस तरीके से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम तक पहुँचती है, देखें। It is a situation where households are saving more than firms planned investment. सिंपल सी बात है, सेविंग जो है ज़्यादा है फर्म की इन्वेस्टमेंट से। यदि सेविंग ज़्यादा है तो इसका मतलब है पीपल आर स्पेंडिंग लेस ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात है, यदि सेविंग ज़्यादा होंगी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होगा। मोर विल बी द टेंडेंसी टू सेव, लेसर विल बी द कंजम्पशन। तो दैट इज व्हाट इट इज हियर कि मोर सेविंग इम्प्लाइज लेस कंजम्पशन। जितनी ज़्यादा सेविंग होगी कंजम्पशन उतना ही कम होगा। एक्सपेंडिचर इज लेस देन द प्लान्ड आउटपुट। इसका मतलब ये है पीपल आर स्पेंडिंग लेस देन दैट टू प्लान्ड आउटपुट, यानी कि कंजम्पशन इज लेस देन आउटपुट। अब हम उसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं, कंजम्पशन कम है, आउटपुट ज़्यादा है। सपोजिंगली जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, द आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी वाज 100 यूनिट्स, है ना। आउटपुट जो प्रोड्यूस हुआ वो कितना हुआ, 100 यूनिट्स हुआ। कंजम्पशन कम है, सपोजिंगली द कंजम्पशन हैपेंस टू बी 60 यूनिट, तो इसका मतलब है 40 यूनिट्स रिमेन्स अनसोल्ड। 40 यूनिट्स क्या रह गई, अनसोल्ड रह गई। तो दैट इज व्हाट द कॉन्सिक्वेंस इज, ड्यू टू विच सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड, जिसकी वजह से कुछ आउटपुट क्या रह जाता है, अनसोल्ड रह जाता है। अनसोल्ड इन्वेंट्री लीड्स टू द losses to the producers in the current year, and that is why the producers will cut down the production for the next year, क्योंकि इस साल का माल बिना बिका हुआ है, उसको क्लियर आउट करने के लिए the producers will cut down in the production। देखेंगे, to clear the unsold inventory lesser output will be planned। अब नेक्स्ट ईयर में कम आउटपुट प्लान किया जाएगा। कम आउटपुट कम इनकम, यदि आउटपुट कम है तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम है तो इनकम कम होगी। क्योंकि मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इफ द प्रोड्यूसर्स विल कट डाउन द आउटपुट, द एम्प्लॉयमेंट विल बी लेस, एंड इफ द एम्प्लॉयमेंट विल बी लेस, द इनकम विल ऑल्सो बी लेस। लेसर आउटपुट लीड्स टू लेसर इनकम। क्यों? क्योंकि आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट तीनों इक्वल है। यदि इनकम कम होगी तो सेविंग्स कम होंगी, और यदि सेविंग्स कम होंगी तो सेविंग्स तब तक कम होती रहेंगी जब तक कि ये दोनों इक्वल नहीं आ जाए। सो द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल S इज इक्वल टू I एट पॉइंट E, यानी कि पॉइंट E पर ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते, वेर OY इज इक्विलिब्रियम इनकम, जहाँ पर OY क्या है, इक्विलिब्रियम इनकम है। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है जब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या हो यदि सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से कम हो। हाउ डज इकोनॉमी रीच टू इक्विलिब्रियम, किस तरीके से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में पहुंचती है। अब अगेन सबसे पहले हम इसे डायग्राम के थ्रू शो करेंगे, डायग्राम बनाएंगे इसका। तो let us take the same diagram as we have taken in the previous case। now marking कर लेते हैं। x axis पे we take income, employment and output। here we take the S and I, this is investment curve and this is saving curve। E is equilibrium, OY is the equilibrium output, right। अब हम कर रहे हैं कि क्या हो यदि
इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और सेविंग्स कम है, दिस इज द पोर्शन वेयर इन्वेस्टमेंट्स आर ग्रेटर देन सेविंग्स। देखिए, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर सेविंग्स आर लेस देन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये है कि सेविंग कम है तो कंजम्पशन ज़्यादा है। देखें, लेस सेविंग इम्प्लाइज मोर कंजम्पशन, सेविंग्स यदि कम है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर इज मोर देन द प्लान्ड आउटपुट। दैट मीन्स, अगेन एक एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल के थ्रू इसको लेकर देखते हैं कि कैसे होगा। सपोजिंगली द आउटपुट, प्लान्ड आउटपुट जो इकोनॉमी में है वो है 100 यूनिट्स का, जबकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो कितनी यूनिट्स का हो रहा है। सपोजिंगली द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज ऑफ 180 यूनिट्स, तो 80 यूनिट्स रिमेन्ड, द डिमांड बाय 80 यूनिट्स रिमेन्ड अनफुलफिल्ड, यानी कि 80 यूनिट्स की डिमांड अनफुलफिल्ड है। देखें, लेस सेविंग इम्प्लाइज more consumption, expenditure, that is expenditure is more than planned output, the entire stock will be sold out and the producers suffer loss of unfulfilled demand। यानी कि अभी भी producers जो हैं unfulfilled demand को झेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि 80 यूनिट्स और ज़्यादा प्रोड्यूस की होती तो उनको और प्रॉफिट होता, लेकिन क्योंकि उन्होंने 80 यूनिट्स कम प्रोड्यूस की हैं, they suffer the losses of unfulfilled demand। Now they will rebuild the stock that could fulfill the demand। अब वो नया स्टॉक बनाएंगे, नया प्लान करेंगे स्टॉक जिससे कि डिमांड को फुलफिल किया जाए। This induces the producer to plan higher output। इससे प्रोड्यूसर ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे because they want to attain the profits। ऐसे केसेस में जब आउटपुट ज़्यादा होगा, they will plan हायर आउटपुट, ज़्यादा आउटपुट, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा इनकम, ऑल थ्री विल मूव इन द सेम डायरेक्शन, आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, हायर आउटपुट मीन्स मोर इनकम, सिंस आउटपुट इज इक्वल टू इनकम एंड इज इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट। यदि इनकम ज़्यादा होगी, हायर आउटपुट मीन्स मोर इनकम, ज़्यादा इनकम पर पहुंच गए अब हम। यदि इनकम ज़्यादा होगी तो सेविंग्स भी ज़्यादा होगी। देखिए, मोर इनकम इम्प्लाइज मोर सेविंग्स एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल S इज इक्वल टू I, यानी कि सेविंग बढ़ने लगेगी तो हमें एरो के थ्रू शो करना है कि सेविंग्स क्या होने लग गई, इंक्रीज होने लग गई। और ये तब तक होगा जब तक S इज इक्वल टू I ना हो जाए एट पॉइंट E, जहाँ पर OY is the level of equilibrium output। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया है कि किस तरीके से दोनों अप्रोचेस के थ्रू, ADS अप्रोच के थ्रू और सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के थ्रू इक्विलिब्रियम को अटेन किया जाता है। क्या हो यदि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इकोनॉमी नहीं है, हाउ डज द इकोनॉमी रीच टू द इक्विलिब्रियम इफ द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर नॉट देयर। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।